नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। पटना में पीएमसीएच के न्यूरो वार्ड में एक हादसा होते होते बच गया। फॉल सीलिंग गिरने के कारण अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह था कि हादसे के वक्त न्यूरो वार्ड में कोई मरीज मौजूद नहीं था। आपको बता दें कि बीएमएसआईसीएल की ओर से 3 साल पहले ही ये फॉल सीलिंग बनाया गया था, जिसमें लाखों रुपए की लागत आई थी। और ये तस्वीर हम आपको उस वार्ड की दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए फॉल सीलिंग जब गिरा तो किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी रही। लाखों रुपए खर्च कर 3 साल पहले ही इसकी मरम्मती की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये न्यूरो वार्ड में फॉल सीलिंग गिर गया है, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त वार्ड में कोई मरीज भर्ती नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। खबर राजधानी पटना से, जहां पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने लोन देने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली कि इस गिरोह में 25 से 30 साइबर ठग काम करते हैं। इस गिरोह के लोग मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों के लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेकर उन्हें तरह तरह के लोन जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, इंटरेस्ट लोन, बिजनेस लोन देने के लिए मैसेज, मेल, व्हाट्सएप, मैसेज कॉल के जरिए फंसाया करते थे। और लोन देने के लिए प्रोसेसिंग फीस, इंश्योरेंस, जीएसटी के नाम पर उनकी गाढ़ी कमाई ठगी के जरिए अपने अकाउंट में डलवा लेता था। पुलिस ने सरगना के पास से साइबर ठगी से अर्जित 2 लाख नगद और बैंकों के एटीएम कार्ड के अलावा एक स्कॉर्पियो भी जब्त कर ली है। कल देर रात जो है हम लोग, मैं पेट्रोलिंग में था तो हमें सूचना मिली कि जो पहले कुछ फ्रॉड पकड़े गए थे, साइबर क्राइम वाले करने पकड़े गए थे, उसी गिरोह का सरगना जो है एक 4 पहिया गाड़ी से आने वाला है। इमीडिएटली हम लोगों ने कार्रवाई की। मैं वहाँ पहुँचा तो एक स्कॉर्पियो में एक आदमी बैठा मिला और उनके पीठ पर एक बैग टंगा था। उस बैग में साइबर ठगी से अर्जित किया हुआ लगभग 2,07,000 रुपये और 9 एटीएम कार्ड्स और एक साइबर ठगी से अर्जित किया गया 21 लाख रुपए कीमत का एक स्कॉर्पियो पकड़ा गया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। सत्ताधारी गठबंधन में चल रही खींचतान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि 2013 के बाद नीतीश कुमार सिर्फ सरकार बचाने वाले सीएम बनकर रह गए हैं। जिस तरह की स्थिति बिहार में बनी हुई है, उससे स्पष्ट है कि 2013 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ सरकार बचाने का काम कर, अब वो सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की रैली में जेडीयू आरजेडी के नेताओं को नहीं बुलाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष में इतने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि किसी की खिचड़ी नहीं पक पा रही है। और पटना में नीतीश कुमार ने केसीआर को इतना उठ बैठ कराया कि उन्होंने नीतीश कुमार से किनारा कर लिया। ने जो बैठक बुलाई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग कर दिया। आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था, यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है। इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई, चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूं, या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को, अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है या नीतीश कुमार लाचार है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर राम का मुद्दा उठाकर मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया है।
कहीं न कहीं आज राम मंदिर, रामायण और रामचरितमानस का प्रकरण ये सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया और इस तरह के वातावरण बनाकर लोगों को मूल विषय से भटकाने का खेल है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर इसको लागू किया जाए तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। प्रथम दृष्टया में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं, सशर्त कि इस पर अमल भी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य और उनकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह की निंदनात्मक, आलोचनात्मक टिप्पणियां अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में की जाती हैं, उसके बाद मोदी जी के वक्तव्य का कोई अर्थ नहीं बचता। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि जल्द ही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएलपी को लेकर जातीय समीकरण को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। उनसे बात की दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया ने। कभी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर वहाँ जो सीएलपी लीडर हैं, दोनों एक ही कास्ट से आते हैं, तो क्या जातीय समीकरण को साधने के लिए क्या वहाँ पर जो विधायक दल के नेता हैं वो बदलाव किया जा सकता है? देखिए, संगठन में सारे परिवर्तन हो रहा है और आवश्यक अनुरूप परिवर्तन अवश्यंभावी है और जल्दी ही बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक समीकरण हम हर क्षेत्र में करने की प्रयास कर रहे हैं, जैसे आईसीसी मेंबर्स हो, जैसे डेलीगेट हो गया, ऑफिस बियरर्स हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, उस सब में हर जाति का, केवल ऐसे नहीं कि सामाजिक समीकरण केवल वंचितों के लिए हो, लेकिन बाकी जिन लोगों का उपस्थित है जिन समूह का, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल है सर, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को लेकर कहा जा रहा है, कब तक ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई जा सकती है बिहार की? कल तक आ जाएगा। अब वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। आरजेडी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को पार्टी से मिली नोटिस के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। राजद ने गठबंधन धर्म की मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चिट्ठी जारी कर शोकॉज दिया है। तो वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि एक ही तरह के आरोप के लिए दो नियम क्यों? आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शोकॉज की चिट्ठी में सुधाकर पर गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान से आरजेडी के बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम से जारी आरजेडी की चिट्ठी में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार शोकॉज जारी किया जा रहा है। 15 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और ये जो नोटिस जारी की गई है, ये निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किया गया है। तब बीमारी के अवसर पे भी दुखी भी हैं और उन्होंने कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ये पार्टी अनुशासन के विपरीत है। बक्सर में अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को नोटिस जारी करना बेहतर कदम बताते हुए पार्टी के लिए अच्छी बात कही है। आरजेडी ने को नोटिस जारी हुआ है कि जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही, सब आपको मालूम है। आरजेडी ने को नोटिस जारी हुआ है कि जवाब दीजिए। वो तो ठीक ही, सब आपको मालूम है। आरजेडी कोटे से कृषि मंत्री रहते सुधाकर सिंह ने पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, फिर लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें मंत्री पद गंवाकर चुकाना पड़ा। तो वहीं आरजेडी कोटे के ही शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को पहले नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया, फिर इस्लाम को ईमान और मोहब्बत का संदेश देने वाला एकमात्र धर्म बताकर विवादों को हवा दे दी। बयान पर जारी सियासी घमासान अब भी बिहार की सियासत को गरमा रहा है, लेकिन कार्रवाई को लेकर सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बक्सर से अमित कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को आरजेडी की ओर से दिए गए शोकॉज को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सत्ताधारी दल के नेता कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रही है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पूर्व मंत्री माननीय विधायक श्री सुधाकर सिंह जी को। वो लगातार बयानों से गठबंधन धर्म को, नेतृत्व को, पार्टी नेतृत्व को असहज कर रहे थे। मुख्यमंत्री के दबाव में कुर्सी बचाने के लिए 15 दिनों का नोटिस। अरे आप में दम है तो निकाल करके दिखा दीजिए, आप में दम नहीं है। अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे तो राष्ट्रीय जनता दल का अनुशासन का अपना संगठनात्मक तरीका है, उनको नोटिस किया गया। और ये नोटिस गौरतलब यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बिहार जैसे राज्य में जहां महागठबंधन ने एक बड़ा आकार लिया, वहां एक व्यक्ति लगातार शीर्ष नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा कर करके बड़ी जो रणनीति रही है कि गैर भाजपा दलों की एकजुटता उसमें कहीं न कहीं बाधक थे। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है। यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। चुना और मुख्यमंत्री पूरे बिहार के लोगों के होते हैं, उनके अगेंस्ट में, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना वो गलत, मैं भी मानता हूं। उनको बयान को वापस लेना चाहिए और अगर नोटिस दिया है तो मैं उनको धन्यवाद करता हूं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। निश्चित तौर पर उनको जवाब देना चाहिए। शेखपुरा में 29 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा महसार गांव में होनी है। यहां मुख्यमंत्री जीविका दीदी के साथ सीधी वार्ता करेंगे। जीविका दीदी शराबबंदी को और मजबूती से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का हौसला बढ़ाएंगी। इसको लेकर जीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। समाधान यात्रा 29 जनवरी को होना तय है और इसी महसार गांव में मुख्यमंत्री जी आएंगे। सबसे जो उनका जो कार्यक्रम का शेड्यूल है उसके मुताबिक जीविका दीदियों से वो बात करेंगे। क्योंकि जीविका दीदी की भी तैयारी चल रही है, आप देख लीजिए बैठकें हो रही है लगातार और जीविका दीदी का जो भी कार्यक्रम है उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। उनके जीविका के भी बहुत सारे अधिकारी भी आए हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि शराबबंदी इन्हीं दीदियों के कहने पर लागू हुआ है। वर्तमान में शराबबंदी के प्रति ये दीदी का क्या सोच है, क्या बदलाव आने की जरूरत है या फिर क्या और मजबूती से लाने की जरूरत है, हम ये बात करना चाहिए। बताइए। आप तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, हम सभी दीदी के कहने पर शराबबंदी का काम किए हैं और आगे भी करवाइए। सुधार होना चाहिए, इतना तो किए हैं तो बहुत सुधार हुआ। पहले तो शराब पी करके बच्चे को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते थे। शराब पीने से हम लोग को खाना पीना भी सही नहीं होता था। आज हम लोग खाना भी सही कर रहे हैं, बच्चा का स्कूल भी भेज रहे हैं। इसलिए भैया और हम लोग को सुधार चाहिए। शराबबंदी सही है, इसे लागू करना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए, क्या कहना आपका? हाँ सही है, शराबबंदी सही है। सही है। गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं? नहीं, गांव तो नहीं बिकता है। अब नहीं बिकता है? नहीं बिकता पहले है। बिकता था? नहीं, पहले भी बिकता था। नहीं, हाँ। बढ़िया से सुधार होना चाहिए ताकि फैमिली आगे बढ़े, बाल बच्चा में सुधार हो, पढ़ाई अच्छा से हो, खाना बढ़िया से मिले। बहुत लोग कह रहा है कि बंद कर, वापस लेना चाहिए। नहीं नहीं, वापस नहीं लेना चाहिए। नहीं ना? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रा देवी। तो आज भी जीविका दीदी किसी भी स्थिति में पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में है। नीतीश कुमार द्वारा जो पहल किया गया है वो सार्थक पहल है, इसमें लेकिन कुछ सुधार की जरूरत है, जैसा इन लोगों का कहना है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। मुख्यमंत्री अपने संभावित समाधान यात्रा के तहत 28 और 29 को मुंगेर में रहेंगे और इस दौरान सीएम लोगों को कई सौगात दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़े सौगात के रूप में देश का दूसरा और बिहार का पहला 231 करोड़ 88 लाख 32 लाख की लागत से 96 एकड़ में बना वानिकी कॉलेज है। सीएम इस कॉलेज का उद्घाटन कर सकते हैं। वानिकी कॉलेज का जायजा लिया मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। संभावित समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 तथा 29 जनवरी को जिले वासियों को एक सौगात दे सकते हैं। सौगात के रूप में देश का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, जिसका उद्घाटन उनके द्वारा करने की संभावना व्यक्त की गई है। यह देश का दूसरा तथा बिहार का पहला है जहां पे फॉरेस्ट्री तथा एग्रीकल्चर की पढ़ाई होगी तथा शोधकर्ता जो है यहाँ पे आके जो है वन के क्षेत्र में हो या जो कृषि के क्षेत्र में हो
उनके शोधकर्ता यहाँ पे शोध के लेके सारे इंतजाम होंगे, वहाँ पे वो आके अपना पढ़ाई को तथा शोध को अंजाम दे सकेंगे। यह गंगा पुल से सटा यह कॉलेज 96 एकड़ में फैला है। और मैं ये बता दूं कि वर्ष 2019 में 25 सितंबर को इस कॉलेज का जो शिलान्यास था उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। अब उद्घाटन भी है उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, जो संभावना व्यक्त की गई है। तो इससे जिलावासी जो है वो काफी खुश हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। आज भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा होनी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी यात्रा के दौरान सीएम भोजपुर के कई गांवों में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद आरा में जीविका दीदियों के साथ संवाद भी करेंगे। इधर जिला प्रशासन की इन तैयारियों ने गरीबों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने नागरी प्रचारणी सभागार जाने वाली सड़क के दूसरी तरफ रहने वाले महादलितों के घर के दरवाजों के पास बैरिकेडिंग कर दी है और पर्दे टांग दिए हैं। बैरिकेडिंग की वजह से इन झोपड़ियों में रहने वाले 50 से ज्यादा महादलितों के बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं। हालात ये हैं कि अब ये नित्य कर्म की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे यहाँ रहने वाले महादलित काफी नाराज हैं। इन लोगों का कहना है कि उन्हें पक्के मकान और अन्य सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ की जरूरत है, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें पर्दे से ढक दिया है ताकि सीएम नीतीश कुमार उनके बुरे हालात ना देख पाएं। के देखभाल कोई करवाला नहीं के यहाँ हमने के न घर द्वार के, जहाँ हमने के सारा अंग्रेज के टाइम से लड़ते लड़ते सारा आदमी मर गई। अब ये भागल ना एजे रह गई। जब एगो मुसलमान के जमीन रहे बेचारा दे के मर गलन। हमने के जब सब कुछ खत्म हो गई। पानी के दिक्कत बा, लाइटिंग के दिक्कत बा, ड्यूटी जाए से सर हम लोग कैसे लोग जाएंगे? लड़का का बहुत दिक्कत। जी 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 बैरिकेडिंग लगा दिया गया है सर। क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत बाटे क्या घेर देवल गल बाटे, घेर देवल गल। नीतीश कुमार आवत रन जाए खातिर अब बाहर भीतर जाए के भी दिक्कत होता, पानी उनी ले आए के भी दिक्कत होता। कब से घेराइल बा? यही बेरा से घेराइल बाटे। और बड़ी खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ में लड़की के साथ छेड़खानी को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई। एक युवक को गोली लगी है, जिसे पटना एम्स में भर्ती करवाया गया है। ये घटना ईसापुर मोहल्ले की है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो दानापुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छेड़खानी को लेकर दो गुटों में विवाद छिड़ गया। फुलवारी शरीफ में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक युवक को गोली लग गई है, जो गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। उसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इसी में उधर से कोई फायरिंग किया इसके पैर में। कोई पहचान वाला था क्या? ये तो हम नहीं पहचानते हैं, वो तो लड़के पहचानता है। कितने गोली चला? हम नहीं। फुलवारी शरीफ ईसोपुर मस्जिद के पास दो ग्रुप्स में शायद किसी बच्ची की छेड़खानी को लेकर के, जैसा बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया, दो लोगों में मारपीट हुई। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे के साथ मारपीट किया और उसी मारपीट के क्रम में एक ग्रुप ने दूसरे पर फायरिंग की। जिस लड़के को गोली लगी है कामरान, उसका कहना है कि 2 फायर किया गया। एक फायर बाहर लगा, मतलब किसी को नहीं लगा, और दूसरा फायर इसके पैर में लगा। और बड़ी खबर सहरसा से, बेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया चौक पर छात्र को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने से छात्र जख्मी हो गया है। आनन फानन में जख्मी छात्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी छात्र 15 साल का अर्जुन कुमार बताया जा रहा है, जो लक्ष्मीनिया गांव का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस की टीम पूछताछ के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हम गए थे चौक पर कॉपी के लिए, वहीं पे दुकान पे आए और 2 लड़का आए बाइक से, उधर कुछ सामान ले आता और लोड किया और चला दिया मेरे हाथ। क्या कौन चलाया? नाम पता है उनका? नाम नहीं जानते, पहचान को नहीं करते। कहाँ पे मारा है? विद्यापति चौक। क्या काम करते हो तुम? पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 10th।
जहानाबाद जिले के निर्वाचन आइकॉन अमित कुमार की ओर से मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा पंचायत के महादलित टोला सुमेरा में स्वच्छता और नशा मुक्त समाज को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। महादलित टोले में छोटे छोटे बच्चों को जागरूक कर स्वच्छता और नशा मुक्त समाज को लेकर अभियान चलाया गया है। मखदुमपुर प्रखंड के सुमेरा पंचायत के महादलित टोला सुमेरा में स्वच्छता एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर युवाओं की भूमिका को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो शराबबंदी कानून लागू किया गया था उसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो महादलित टोला में विगत में जब से शराबबंदी नियम लागू किया गया था उससे पहले से ही हम लोग का प्रयास था कि जो अवैध रूप से शराब निर्माण होता है उनमें युवाओं को जागरूक कर इस महादलित टोला में बंद कराकर और शिक्षित भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी को सबसे मीठी भाषा बताया। वहीं खेसारी लाल ने भोजपुरी गीतों और फिल्मों में अश्लीलता को लेकर सेंसरशिप लागू करने की मांग की। पटना में कार्यक्रम में पहुंचे खेसारी लाल यादव ने कहा कि सरकार अगर सब्सिडी देगी तो वो विदेश में नहीं बिहार में अपनी शूटिंग करेंगे। कोशिश कर चुका हूं कि अगर सेंसर बोर्ड ऑडियो के लिए और वीडियो के लिए और आपके एल्बम के लिए बना दिया जाए तो शायद उसको भी जिस तरह हमारे सिनेमा को सेंसर बोर्ड देखता है उसको सर्टिफिकेट देता है उसी तरह एल्बम के लिए अगर हो जाए तो शायद चीजें बड़ी हो जाएगी और उस पर रोक लग सकता है कि हाँ जो अच्छे गाने होंगे उसको 5 आदमी देखेगा कि अगर समाज के लिए अच्छा है बुरा है तो शायद ये चीजें बदल सकती है। गंदा नहीं, भोजपुरी गंदा हो ही नहीं सकता। गंदे कुछ लोग हैं, उसमें से हम भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत साफ सुथरा हूं। तो सबसे पहले चीज की हमें भोजपुरी को गंदा बोलना ही नहीं है। हमारी भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है, हमारी भोजपुरी में संस्कार है, हमारी भोजपुरी में रिश्ते हैं, हर वो चीज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।